तो आज हम पढ़ने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि ट्रेडिंग अकाउंट में के प्रॉफिट का फॉर्मेट किया था हमने, देन हमने प्रॉफिट एंड लॉस किया था, देन बैलेंस शीट की थी। ठीक है, तो इसके हमने सिर्फ फॉर्मेट किए थे। अब एडजस्टमेंट में हम एक क्वेश्चन की मदद से हम समझेंगे कि हम कैसे हम अपने अकाउंट्स में ये सब चीज़ें डालते हैं। ठीक है, तो एडजस्टमेंट का मतलब समझो पहले कि हम एडजस्टमेंट की हमें ज़रूरत क्यों होती है। देखो, हमारा अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो हमारा हमेशा एक्रूवल बेस पे चलता है। एक्रूवल बेसिस क्या होता है कि हमारा एक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी चीज़ जब ड्यू होती है उसको तभी रिकॉर्ड कर दो, चाहे उसकी एंट्री, चाहे मतलब उसके लिए हमें पैसे मिले चाहे ना मिले, मतलब पैसे कभी भी मिले, चाहे वो प्रीपेड हो चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो। ठीक है, पर उसको जिस दिन ड्यू हो रही है जो चीज़, तुम उसे तभी रिकॉर्ड कर दो। तो होता क्या है, जैसे देखो आज हमने कोई, इस साल हमने कुछ खरीदा किसी के पास, या हमारे पास सेल हुई या परचेज हुई। ठीक है, हमने किसी को पेमेंट नहीं किया, किसी ने हमें पेमेंट नहीं की, तो होता उसने पेमेंट हमें की अगले साल। ठीक है, हमने किसी को पेमेंट की अगले साल, तो हमारे बैलेंस शीट में तो ये दिखाना ज़रूरी है ना कि वो हुई है। तो उन चीज़ों को हम कैसे दिखाते हैं, तो उससे होता क्या है कि हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं हो पाती, क्योंकि हमने पेमेंट नहीं की ना उस चीज़ की, तो हमारी उससे बैलेंस शीट मैच नहीं हो पाती। तो इन सब चीज़ों को हम एडजस्ट करते हैं किसी ना किसी तरह से। ठीक है, तो एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं वो सीखेंगे इस चैप्टर में। ये सारे वो आइटम्स होते हैं जिन्हें हम एडजस्ट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को हम एडजस्ट करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स हो गए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हो गया, डिस्काउंट ऑन डेटर हो गया, मैनेजर्स कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इन सब चीज़ों को हम एडजस्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमारे आइटम से। देखो, तो ये हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है। फर्स्ट हम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को हम एडजस्ट कैसे करते हैं। तो ठीक है, देखो, हमें क्लोजिंग स्टॉक को हम तभी एडजस्ट करते हैं अगर हमें यहाँ पे इस ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो उसको हम एडजस्ट नहीं करते। उसकी सिर्फ खाली एक जगह एंट्री होती है, वो होती है ट्रेडिंग अकाउंट में, जहाँ सेल्स के मतलब क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में हम सिर्फ एक जगह लिखते हैं। ठीक है, और जब भी एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट हमेशा आपको ना, देखो, हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिलेगी। मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आइटम्स होते हैं हम उन्हें एडजस्ट नहीं करते, जितनी भी ऐसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है ट्रायल बैलेंस के नीचे सिर्फ उन्हें ही हम एडजस्ट करते हैं। और इन एडजस्टमेंट का ना हमेशा दो इफेक्ट होते हैं, हमेशा याद रखना, ये हमेशा दो जगह जाएंगे, या ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाए, या बैलेंस शीट में, या प्रॉफिट एंड लॉस में, या बैलेंस शीट में। मतलब हमेशा इनके दो इफेक्ट होंगे, चाहे कहीं भी हो। ठीक है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक को हम तभी सिर्फ एडजस्ट करते हैं तब हमें नीचे दे रखा हो। तो 15,000 हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा, तो ये कैसे जाएगा। देखो, एक जगह हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में होता है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में, दूसरा हम अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं इसे 15,000 क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और अगर हमें सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर हमें ट्रायल बैलेंस में अगर दे रखा होता तो हम बैलेंस शीट में फिर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता, हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में उसे लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कैसे करते हैं। देखो, इस ये हमें एग्जाम्पल दे रखा है, तो इस एग्जाम्पल से मैं पढ़ नहीं रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ कि 500 रुपये के सपोज कर लो हमारे, मतलब इसमें ये दे रखा है कि 500 रुपये की हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ पे हमें दे रखी है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस को हम देखो कैसे करते हैं। देखो, आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होती है। आउटस्टैंडिंग का मतलब वो होता है कि ऐसे एक्सपेंसेस, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हमने पे नहीं किए किसी को, मतलब हमारे सर के ऊपर बाहर है, मतलब हमारी एक तरह से वो लाइबिलिटी है कि हमने पे नहीं किया इस अकाउंटिंग पीरियड में अब तक वो। ठीक है, तो हमारा एक तरह से वो एक्सपेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वेजेस दे रखे, तो ऊपर ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन थे वेजेस 8,000। ठीक है, अब हमारा ये रूल क्या कहता है कि यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंसेस, इसलिए हम आउटस्टैंडिंग वेजेस में, हम यहाँ पे वेजेस में ऐड करेंगे, इसलिए 500 रुपये। ठीक है, तो एक तो ये हो गया हमारा एडजस्ट यहाँ पे। अब दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ होता है, लाइबिलिटी साइड में हम बैलेंस शीट में से दिखाते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से। नेक्स्ट हमारा है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस वो होते हैं, जैसे सपोज करो कोई, हमें कोई इंश्योरेंस पे करना था। ठीक है, हमने 6 महीने का ऑलरेडी मतलब पहले से दे दिया, मतलब हमें देना सिर्फ, सपोज करो हमें देना सिर्फ 3 महीने का था, बट हमारे पास अभी पैसे ज़्यादा थे तो हमने प्रीपेड दे दिया उस चीज़ का। ठीक है, कि मतलब 3 महीने और हमने एक्स्ट्रा, हमारे पास अभी पैसे थे तो दे दिए हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसको हम एडजस्ट कैसे करते हैं। अब देखो, जैसे हमें
5,000 के हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। मतलब हमने प्रीपेड सैलरी, हमने सैलरी पे कर दी किसी को 5,000 की, प्रीपेड है वो, ठीक है। तो इसके इफेक्ट हम कैसे दिखाते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरीज में हम माइनस करते हैं। इसे माइनस क्यों करते हैं? देखो, आउटस्टैंडिंग को हम हमेशा प्लस करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब वो हमारे खर्चा है, पर यहाँ पे मतलब हमारी चीज़ें कम हो रही है, मतलब हमारा एक खर्चा कम हो रहा है, इसलिए तो हम इसे माइनस करके दिखाते हैं यहाँ पे कि मतलब सैलरी में से मतलब हमें सैलरी कम ज़्यादा पे किया, मतलब एक तरह से हमारे ऊपर, सर के ऊपर से वो बाहर हट रहा है ना, और आउटस्टैंडिंग में वो बढ़ता है, इसलिए हम उसे पे प्लस करते हैं, और यहाँ पे हम इसलिए इसे माइनस कर रहे हैं। तो इसे सैलरीज मतलब जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम माइनस करते हैं हमेशा, जिसका भी वो होता है, जैसे सैलरी का है या कमीशन का, जिसका भी होता है तो हम उसे माइनस करते हैं यहाँ पे। और दूसरा इफेक्ट इसका होता है, हम इसे एसेट साइड में दिखाते हैं प्रीपेड सैलरी के नाम से, और उसे हम लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस था हमारा 500 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम हमारी क्या होती है? तो हमारी एक्रूड इनकम क्या होती है कि सब कि मतलब ऐसी इनकम जिसके लिए मतलब हम काम पहले से कर चुके हैं बट वो हमें मिली नहीं है अब तक, मतलब वो मिलेगी, हमें इतना ज़रूर कंफर्म है कि वो हमें मिलेगी बट अभी तक मिली नहीं है। जैसे सपोज करो हमें सैलरी मिलने वाली थी 31 मार्च को, ठीक है। मार्च नहीं लेते हम, फेब लेते हैं। जैसे हमें 31 फेब को मिलने वाली थी सैलरी, ठीक है। बट हमारे बॉस ने हमें कहा कि इस महीने पैसे नहीं, तो हम एक काम करेंगे, आपको अप्रैल में हम 2-3 महीने की सैलरी एक साथ दे देंगे, ठीक है। तो हुआ क्या, 31 मार्च को हमारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं, है ना। तो मतलब इस साल उसे पेमेंट नहीं मिली, बट उसके लिए वो काम तो कर चुका है ना, मतलब वो मिलेगी, उसे ये कंफर्म है, बट इस साल में नहीं मिली, मतलब नेक्स्ट ईयर में मिलेगी, अप्रैल में उसे मिलेगी, ठीक है। तो ऐसी इनकम को हम बोलते हैं एक्रूड इनकम, कि मतलब हम काम कर चुके हैं और मिलेगी भी वो सैलरी, बट अब तक मिली नहीं है, मतलब इस अकाउंटिंग पीरियड में नहीं मिली है। तो उन्हें हम कैसे एडजस्ट करते हैं? यहाँ पे एक्रूड कमीशन दे रखा है जैसे हमें 1,500 रुपये का, तो इसे हम कैसे एडजस्ट करेंगे? एक्रूड कमीशन जो होता है वो हमेशा हमारा इनडायरेक्ट इनकम में आता है, ठीक है। मतलब कमीशन में हम ऐड करते हैं उसे, मतलब वो आने वाला है, हमें पता है ना इतना तो कि वो आएगा, आया भले ही नहीं है बट वो आने वाला है। तो हम यहाँ पे इसलिए 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 हम इसे यहाँ पे ऐड करके दिखाते हैं। और दूसरा इफेक्ट इसका होता है, हम एसेट साइड में इसे दिखाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब ऐसी इनकम जिनके लिए हमने काम नहीं किया बट हमें पहले से मिल चुकी है वो, ठीक है। और एक्रूड वो होती है जिनके लिए हमने काम कर चुके हैं बट वो मिली नहीं है। जैसे रेंट रिसीव इन एडवांस हो गया, ठीक है, 3,000 रुपये का हमें रेंट पहले से मिल गया किसी चीज़ का। तो एक इसका इफेक्ट होता है कि हम इसे लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं, क्यों, मतलब हमारी एक तरह से वो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी हम क्यों मानते हैं? सपोज करो आपने जैसे हमें यहाँ पे रेंट का एग्जांपल लिया है, ठीक है, कि हमें रेंट मिल गया, तो किसी बंदे ने हमें 5 महीने का रेंट दे दिया, ठीक है, एडवांस में। अब वो रह वहाँ पे, सपोज करो 2 महीने बाद ही वो कहता है कि मुझे तो यहाँ से जाना है, ठीक है। वो मतलब उसने रेंट की जो जगह थी वो खाली कर दी, तो वो अपने 3 महीने के पैसे तो वापस मांगेगा ना। तो मतलब एक तरह से वो हमारी लाइबिलिटी होती है, जब तक मतलब वो पीरियड पूरा नहीं हो जाता, वो एडवांस का पीरियड पूरा नहीं हो जाता तब तक वो हमारी लाइबिलिटी ही मानी जाती है, ठीक है। इसलिए हम इसे लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम कैसे दिखाते हैं? देखो, यहाँ पे हमारा जैसे किसी फर्नीचर पे, जैसे हमें ऊपर दे रखा है कि फर्नीचर था, उस पर 10%, 15,000 का कोई फर्नीचर था, उस पर 10% डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है, ठीक है। तो हुआ 1,500, तो 1,500 हम डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो हम कैसे दिखाएंगे डेप्रिसिएशन को? कैसे दिखाते हैं? यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन जितना हुआ है ना उतना चार्ज करके दिखाएंगे, मतलब 1,500 का हमारा डेप्रिसिएशन है, ठीक है। 1,500 का, 15,000 का 10% जो था 1,500, वो हम यहाँ दिखाएंगे। और एसेट साइड में जितने का एसेट था उसमें से हम माइनस करके दिखाते हैं एसेट की वैल्यू, ठीक है। मतलब फर्नीचर हमारा 15,000 का था, तो 15,000 में से हम 1,500 माइनस करके दिखाएंगे यहाँ पे, क्योंकि एसेट की वैल्यू तो कम हुई है ना उस डेप्रिसिएशन की वजह से, इसलिए हम यहाँ माइनस करके दिखाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं कि मतलब ऐसे ऐसे डेटर हमारे जो मतलब अब हमें पैसा नहीं देंगे, जो बैड डेट्स हो चुके हैं, मतलब बैंकरप्ट हो चुके हैं, वो हमें पैसा नहीं देंगे, मतलब हमारा पैसा डूब चुका है। उनको हम कैसे एडजस्ट करते हैं? अब जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है, मतलब एक एग्जांपल दे रखा है कि ऊपर ट्रायल बैलेंस में भी हमें डेटर्स गिवन होते हैं, और कई बार बैड डेट्स वहाँ पे भी गिवन होते हैं हमें, ठीक है। और कई बार हमें नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होता है कि बैड डेट्स हो गए मतलब इतने रुपए के, तो उन्हें हम कैसे एडजस्ट करते हैं? देखो,
पहले के हमारे बैड डेट्स थे इतने 4,500, ठीक है, और हमारे डेटर्स है इतने 15,500 रुपये। हमारे फिर से फर्दर बैड डेट्स हो गए 2,500 रुपये के, ठीक है। तो हमें मीन्स कैसे एडजस्ट करेंगे, हम बैड डेट्स को हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इसलिए पहले हम बैड डेट्स दिखाएंगे, उस बैड डेट्स में से हम फर्दर बैड डेट्स माइनस करके ऐड करके दिखाते हैं, सॉरी ऐड करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारे दोनों बैड डेट्स है ना, तो दोनों को हम ऐड करके यहाँ पे दिखाते हैं। और डेटर में से ये दोनों माइनस, मतलब एक माइनस होगा, दोनों माइनस इसलिए नहीं होते क्योंकि यहाँ पे दो इफेक्ट मतलब सिर्फ एडजस्टमेंट का होता है। तो 2,500 हमें एडजस्टमेंट दे रखा था सिर्फ, है ना, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सिर्फ 2,500 बैड डेट्स है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2,500 माइनस होंगे। और ऊपर के जो जितने ऊपर के जो हमारे 4,500 थे वो ऊपर ही ट्रायल बैलेंस में, मतलब अगर पिछले साल ही वो एडजस्ट हो चुके हैं, अब उन्हें दोबारा से हम एडजस्ट नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2,500 एडजस्ट हुए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, की मतलब हमें बैड डेट्स हो गया, उसके लिए हमने पहले से प्रोविजन बना रखा था, तो उसे कैसे हम ट्रीट करते हैं। अब हमारे डेटर कितने हो गए देखो, ऊपर डेटर हो गए अब हमारे 13,000 के, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दे रखा है कि अंकित ने 5% अपने डेटर पे प्रोविजन क्रिएट कर लिया। अब उसके डेटर हमें ऊपर गिवन थे 15,000, जितने भी थे, मतलब ऊपर कितने गिवन थे, पहले पहले हमारे डेटर थे 15,500, ठीक है। बट अब हमारे डेटर कितने बचे हैं, 13,000। तो प्रोविजन हम हमेशा फर्दर बैड डेट्स माइनस करने के बाद ही हम हमेशा जो ये जो अमाउंट आया इसी पे हम हमेशा प्रोविजन बनाते हैं, ठीक है। हम प्रोविजन 15,500 पे नहीं बना सकते। अगर हमें यहाँ पे जैसे अब हमें फर्दर बैड डेट्स नहीं गिवन होते तो हम 15,500 पे सीधा डायरेक्ट कर सकते थे प्रोविजन क्रिएट, बट अब हम 13,000 पे प्रोविजन लगाएंगे। 13,000 पे प्रोविजन हमारा बना जैसे 650, तो इस प्रोविजन को हम कैसे दिखाते हैं, इसको हम अलग से यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं डेबिट साइड में। और दूसरा इफेक्ट इसका होता है डेटर में से, जैसे डेटर में से पहले फर्दर बैड डेट्स माइनस होते हैं, फिर प्रोविजन माइनस होता है, और फिर हमारे अब जो डेटर बचे वो डेटर बचते हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। डिस्काउंट ऑन डेट्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं देखो, सबसे पहले डेटर में से हम बैड डेट्स माइनस करते हैं, बैड डेट्स के बाद हम प्रोविजन माइनस करते हैं, प्रोविजन के बाद हम डिस्काउंट माइनस करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये सीरीज होती है पूरी कि याद रखनी है हमें। डेटर के बाद हम पहले बैड डेट लिखते हैं, उसके बाद प्रोविजन, उसके बाद डिस्काउंट। तो अब जो हम यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ करेंगे डेटर्स पे वो 12,350 जितने भी बचे 350 इस पे करेंगे, ठीक है। ऊपर हमारे डेटर्स इतने ही बचे थे तो इस पे 227 जैसे यहाँ पे दे नहीं रखा कि कितने परसेंट चार्ज हुआ है, तो 227 हमें दे रखा है। तो इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं वो देखो, पहले हम इसे प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, और दूसरा हम इसे देखो यहाँ पे माइनस करते हैं, जैसे मैंने बताया था पहले फर्दर बैड डेट्स माइनस होते हैं, फिर प्रोविजन माइनस होता है, फिर ये माइनस होता है, और इन तीनों चीज़ को ही हम यहाँ पे दिखाते हैं, बैड डेट्स भी, फर्दर बैड डेट्स भी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट और डिस्काउंट, और प्रोविजन ऑन फॉर डिस्काउंट भी। नेक्स्ट हमारा आता है मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर कमीशन हमारे दो तरह से निकलते हैं, एक होता है हमारा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, फॉर्मूले में डिफरेंस होता है। अगर हमें गिवन हो कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अब जैसे यहाँ 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, जैसे हमारा प्रॉफिट है इतना, ठीक है, 110 रुपये हमारा प्रॉफिट है, इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, ये हमारा फॉर्मूला होता है आफ्टर चार्जिंग में। और अगर हमें आफ्टर बिफोर, अगर यहाँ पे लिखा होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो 110 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 100, हम सिर्फ ऐसे करके निकालते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस इनके फॉर्मूले में सिर्फ डिफरेंस होता है, वो हमें देखना पड़ता है बिफोर है आफ्टर है, बस इनका रेट निकल के फिर सीधा ये निकल जाते हैं। तो इनको कैसे हम ट्रीट करते हैं, मैनेजर कमीशन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट इसका होता है लाइबिलिटी साइड में हम इसे लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपल हमें जितना दे रखा हो कि जैसे 6% या 5% हमें यहाँ दे रखा है, 5% चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन कमीशन कैपिटल। तो कैपिटल में हम सीधा 5% लगा देंगे जितनी कैपिटल है हमारी। तो हमारी ऊपर जितनी भी ट्रायल बैलेंस में कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग हमारे 600 रुपये आ रहे हैं इंटरेस्ट के। तो इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमें यहाँ पे गिवन है ये, जब हम अपने लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं बैलेंस शीट में, तो पहले हम कैपिटल लिखते हैं, उसके बाद जो हमें नेट प्रॉफिट आया होता है वो हम ऐड करते हैं, और आईओसी भी उसमें ऐड होता है। ठीक है, तो एक जगह तो इसका ये होता है, और सेकंड हमारा ये होता है, एक हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाते हैं और दूसरा हम इसे कैपिटल में ऐड करके दिखाते हैं। ये इसके दो होते हैं। और अच्छे से समझने के लिए, चीज़ों को याद करने के लिए हमें नीचे टेबल दे रखी है कि क्या चीज़ कब माइनस होती है, कब कहाँ पे प्लस होती है। ठीक है, तो इस टेबल को एक बार देख लेना। और इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस हमें यही समझना था कि हम एडजस्ट कैसे करते हैं। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर ख़त्म होता है।